नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के ऐसे 40 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे मैंने इस टेस्ट सीरीज को जो है GIC प्रवक्ता को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया है। तो हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का मुख्य विषय है। पहला है संकल्प से सिद्धि तक, दूसरा विकल्प है युवा उत्साह नए भारत का, तीसरा विकल्प है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है विकल्प बी, युवा उत्साह नए भारत का। ये जो है राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम है, मुख्य विषय है। क्या है? युवा उत्साह नए भारत का। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 जनवरी को ही प्रसिद्ध है, 12 जनवरी को ही प्रसिद्ध दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का जो है जन्म हुआ था और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और पहला इसमें जो विकल्प है संकल्प से सिद्धि तक, तो संकल्प से सिद्धि तक राष्ट्रीय युवा दिवस की ही थीम थी 2018 में। और विकल्प सी है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। ये जो है 2020 में राष्ट्रीय युवा दिवस की मुख्य थीम थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, रेखा गणित का प्रारंभ माना जाता है। पहला विकल्प शूल सूत्र से, दूसरा विकल्प अथर्ववेद से, तीसरा विकल्प नारद स्मृति से, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, शूल सूत्र से। हम लोगों को मालूम है वेदांग का हमने पीछे अध्ययन किया है, तो वेदांगों की कुल संख्या है 6। उसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। तो जो हमारा कल्प है यह यज्ञिक कर्मकांडों से संबंधित है और इसके भी 3 पार्ट हैं। एक है श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। जो हमारा श्रौत सूत्र है इसी का एक पार्ट है शूल सूत्र, जिसमें जो है रेखा गणित का प्रारंभ जिससे माना जाता है। कभी कभी शूल सूत्र को न देकर श्रौत सूत्र को ही विकल्प में दे देता है, इसलिए हम लोगों को यह भी जानना चाहिए कि शूल सूत्र जो है श्रौत सूत्र का ही एक भाग है। इसके बाद जो है अथर्ववेद विकल्प है। तो अथर्ववेद जो है चारों वेदों में सबसे अर्वाचीन वेद है और यह मुख्य रूप से जो है लौकिक जीवन से संबंधित है। नारद स्मृति एक स्मृत ग्रंथ है और यह गुप्त काल से संबंधित है। इसके बाद हमारा अगला विकल्प है अगला प्रश्न है सही कथन का चयन कीजिए। पहला विकल्प है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को प्रदान किया गया। यह कथन जो है पूर्ण रूपेण सही है। दूसरा कथन है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले वे 6ठे मलयालम लेखक हैं। यह कथन भी सही है। तो हमारा कथन 1 और 2 सही है। तीसरा कथन है ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए, एक वाग्देवी की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र एवं एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। यह कथन भी सही है। इसलिए हमारे तीनों विकल्प जो है वो सही हैं। तो पहला विकल्प है तीनों कथन सही हैं, तो ये हमारा यही सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 33वां मूर्ति देवी सम्मान प्रदान किया गया है। पहला विकल्प वासुदेव मोही को, दूसरा विकल्प नासिरा शर्मा, तीसरा विकल्प माधुरी विजय और चौथा विकल्प डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो जो मूर्ति से भी सम्मान है 33वां वह विकल्प डी डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को प्रदान किया गया था। इसके बाद जो पहला विकल्प है वासुदेव मोही जो है 29वां इनको जो है सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था
चेक बुक के लिए, चेक बुक के लिए। विकल्प बी है नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा को जो है 2019 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। किसके लिए? कागज की नाव, कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया था। माधुरी विजय, माधुरी विजय जो है एक भारतीय अमेरिकी लेखक हैं और इन्हें 2019 में 2020 का 20 का क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड प्रदान किया गया था। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, गेम चेंजर नामक पुस्तक का लेखक है। पहला विकल्प सौरभ गांगुली, दूसरा विकल्प शाहिद अफरीदी, तीसरा विकल्प शोएब मलिक और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है विकल्प बी, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी जो है एक पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इन्होंने गेम चेंजर नामक पुस्तक की रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? पहला विकल्प 2015, दूसरा विकल्प 2013, तीसरा विकल्प 2010 और चौथा विकल्प 1996। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 2013। 10 सितंबर 2013 को जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किस यंत्र की सहायता से आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है? आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिका। तो पहला विकल्प है हीमोसाइटोमीटर, दूसरा विकल्प है स्फिग्नोमैनोमीटर, तीसरा विकल्प है उपर्युक्त दोनों और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, हीमोसाइटोमीटर्स की सहायता से जो है आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। हमारा दूसरा विकल्प है स्फिग्नोमैनोमीटर, मैंने इसके पहले आपको बताया था, इसकी सहायता से बीपी ज्ञात किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 क्या है? पहला है इलेक्ट्रॉनिक पैर, दूसरा विकल्प है पेसमेकर, तीसरा विकल्प है कृत्रिम हृदय और चौथा विकल्प है कृत्रिम आंख। तो हमारा विकल्प सी सही आंसर है, कृत्रिम हृदय। जार्विक 7 क्या है? यह एक कृत्रिम हृदय है। हमारा अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो पहला विकल्प है ए, दूसरा विकल्प है डी, तीसरा विकल्प है ई और चौथा विकल्प है बी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, बी। विटामिन बी जो है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। हम लोगों को मालूम है कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, डी, ई, के, ए जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। तो हमारा सही आंसर हो गया विटामिन बी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने राममोहन राय को, यहाँ पे राम हो गया है, राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की? पहला विकल्प है बहादुर शाह द्वितीय, दूसरा विकल्प है अकबर द्वितीय, तीसरा विकल्प है शाहजहां द्वितीय और चौथा विकल्प है शाह आलम द्वितीय। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अकबर द्वितीय ने राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी और इसने जो है राममोहन राय को राजा की उपाधि देकर जो है अपने दूत के रूप में इंग्लैंड भेजा था, जहाँ पे जाकर राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? ब्रिस्टल में। प्रश्न आता है राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ पे है? तो इंग्लैंड में। कहाँ पे? ब्रिस्टल में है। तो हमारा सही आंसर है कि अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। यह प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आपका वीडियो या चैनल से संबंधित कोई सुझाव हो तो उसे
कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 51, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 32, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 25 और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को राजा राममोहन राय ने जो है संविधान की आत्मा कहा है। मैंने आपको इसके पहले वाले सीरीज में भी बताया था कि अगर प्रश्न आता है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। और अगर राजा राममोहन राय अगर भीमराव अंबेडकर को जोड़ दिया जाए कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तब वह अनुच्छेद 32 होगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? पहला विकल्प है विनोद कुमार यादव, दूसरा विकल्प है सुनीत शर्मा, तीसरा विकल्प है अश्वनी लोहानी और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, सुनीत शर्मा। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं सीईओ नियुक्त किया गया किसे? सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया। सुनीत शर्मा के पहले जो है विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ थे। हमारा अगला प्रश्न है, बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक हैं? पहला विकल्प शशि थरूर, दूसरा विकल्प अन्नू बंदोपाध्याय, तीसरा विकल्प वासुदेव मोही और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अन्नू बंदोपाध्याय बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन है, अभी हाल में ही हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 जारी किया गया है, जिसमें जापान को प्रथम एवं अफगानिस्तान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। यह कथन जो है सही है कि जो 2021 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक जारी किया गया है उसमें जापान का पहला स्थान आया है, अब अफगानिस्तान का अंतिम स्थान आया है। जापान जो है पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली जो है पासपोर्ट माना गया है, जिसकी सहायता से जापानी लोग जो है 191 देशों में यात्रा कर सकते हैं। उन्हें वीज़ा की अनुमति या आवश्यकता नहीं होती है। और अफगानिस्तान के लोग केवल 26 देशों की यात्रा कर सकते हैं। इसलिए जो है पहला कथन हमारा पूर्ण रूपेण सही है। इसके बाद जो हमारा दूसरा कथन है, कुल 100 देशों में भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारतीय नागरिक कुल 58 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। तो यह कथन भी है सही। कथन बी भी सही है कि जो है भारत का स्थान कितना आया है, 85 आया है। कितने देशों में? 110 देशों में भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारतीय नागरिक 58 देशों की यात्रा कर सकते हैं वीज़ा मुक्त। और द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर सिंगापुर एवं जर्मनी है। यह कथन भी सही है, इसलिए सभी कथन सही हैं। विकल्प ए, सभी कथन सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? पहला विकल्प है मदुरई, दूसरा विकल्प है ताम्रलिप्ति, तीसरा विकल्प है तोंडी और चौथा विकल्प है अरिकामेडु। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, अरिकामेडु जो है अरिकामेडु से भारत रोमन संबंधों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ की खुदाई से जो है रोमन सामग्रियाँ जो है प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया है कि भारत और रोम का संबंध, व्यापारिक संबंध अच्छा था। और जो मदुरई जो है संगमकालीन यहाँ पे जो है
जो संगम हुआ था, तीनों संगम हुए थे, वह मदुरई में हुआ था और पांड्यों की राजधानी थी। एक पांड्य देश था, पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई में थी। ताम्रलिप्त, टोंडी, ये सब जो है प्राचीन कालीन बंदरगाह नगर थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर, काल्पनिक ये वैज्ञानिक है, काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? पहला विकल्प है भोजराज बोस, दूसरा विकल्प है गोविंदराज, तीसरा है हर्षवर्धन, चौथा है महिपाल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, भोज। ये भोज जो है परमार भोज है, परमार वंशी शासक भोज हैं, और इन्होंने जो है काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है समरांगण, समरांगण सूत्रधार, समरांगण सूत्रधार नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है उपकरणों के निर्माण के विषय में परमार भोज ने बताया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में हैं? पहला विकल्प भाग 1, दूसरा विकल्प भाग 2, तीसरा विकल्प भाग 3 और चौथा विकल्प भाग 4। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, भाग 2। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11। इसके बाद पहले जो है पहला विकल्प है भाग 1, भाग 1 में जो है राज्य का वर्णन प्राप्त होता है, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार हैं और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया? पहला विकल्प 1971, दूसरा विकल्प 1976, तीसरा विकल्प 1979 और चौथा विकल्प 1981। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 1976। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? 1976 में पारित हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? पहला विकल्प 13 अगस्त 1946, दूसरा विकल्प 14 अगस्त 1946, तीसरा विकल्प 15 अगस्त 1946 और चौथा विकल्प 16 अगस्त 1946। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, 16 अगस्त 1946 को जो है मुस्लिम लीग ने पूरे देश में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था, क्योंकि तत्कालीन वायसराय का जो सुझाव था वह मुस्लिम लीग को जो है मान्य नहीं था, और मुस्लिम लीग का मानना था कि भारत और पाकिस्तान एक नहीं हो सकते हैं बल्कि दो विपरीत राष्ट्र हैं, इसलिए जो है इन्हें एक रखना संभव नहीं होगा। इसीलिए जो इन्होंने पूरे देश में दंगे करवाए, नोआखाली का दंगा, नोआखाली या खाली होता है, नोआखाली का दंगा जो है इसी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का परिणाम है, जिसमें पूरे देश में इन्होंने हिंसा किया। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोहो लोक नृत्य संबंधित है? लोहो, पहला विकल्प मेघालय, दूसरा विकल्प आसाम, तीसरा विकल्प मिजोरम, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, मेघालय। तो लोहो लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? मेघालय से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? पहला विकल्प है तुलसी झील, दूसरा विकल्प है विहार झील, तीसरा विकल्प है पोई झील और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, बिहार झील। मुंबई की मीठी नदी कहाँ से निकलती है? बिहार झील से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, सारगेसो समुद्र की विशेषता है अति ठंडा पानी, दूसरा विकल्प है अति गर्म पानी, तीसरा विकल्प है अत्यधिक लवणीय पानी और चौथा विकल्प है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। जो सारगेसो सागर है वह उत्तरी अटलांटिक सागर में अवस्थित है, और
इस क्षेत्र में जो है जो सारगासम नामक एक घास होती है, सारगासम नामक जो है घास होती है, बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। और यहाँ पे ठंडे और गर्म पानी का भी मिलन स्थल होता है, जिसके कारण यहाँ पे ढेर सारी मछलियाँ भी आकर रहती हैं। और यहाँ पे मत्स्य पालन मतलब अच्छे उसमें अवस्था में होता है। तो हमारा सही आंसर है सारगेसो समुद्र या सारगेसो सागर की विशेषता है विशिष्ट सामुद्रिक वनस्पति। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 75, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 148, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 124 और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होते हैं उनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? 148 के तहत होती है। हमारा पहला विकल्प है अनुच्छेद 75, यह मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 124 यह सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। पहला विकल्प है अनुच्छेद 243H, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 243I, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 243J और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 243K। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अनुच्छेद 243I के तहत जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। पहला विकल्प है 1947, दूसरा विकल्प 1948, तीसरा विकल्प 1949 और चौथा विकल्प 1951। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, 1948। 1948 में जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। और इसकी घोषणा किसने किया था? यह थी 6 अप्रैल 1948। उस समय के जो है उद्योग मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है इसकी घोषणा की थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्यालय अवस्थित है। पहला विकल्प नई दिल्ली, दूसरा विकल्प चेन्नई, तीसरा विकल्प मुंबई और चौथा विकल्प जयपुर। तो हमारा सही आंसर है नाबार्ड, जिसे हम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के रूप में जानते हैं, की स्थापना हुई थी, का मुख्यालय पर अवस्थित है विकल्प सी, मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1982 में। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जुलाई 1982। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। और किसी परीक्षा में पूछा गया था कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो यह छठी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है। पहला 1921, दूसरा विकल्प 1947, तीसरा विकल्प 1951 और चौथा विकल्प 1982। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, 1981। जो महाविभाजन का वर्ष है 1921, मैंने 81 बोल दिया, 1921। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। पहला विकल्प प्रकाश की तीव्रता का, दूसरा विकल्प समय का, तीसरा विकल्प दूरी का और चौथा विकल्प प्रकाश वेग का। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, प्रकाशीय दूरी का जो है प्रकाश वर्ष इकाई है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत दिया। पहला विकल्प है
HA बेथे, दूसरा विकल्प है हिडेकी युकावा, तीसरा विकल्प है GT सीबोर्ग और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, HA बेथे। HA बेथे ने 1938 में यह सिद्धांत दिया था कि सूर्य तथा तारों में ऊर्जा का उत्पादन जो है होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसके बाद जो है दूसरा विकल्प है हिडेकी युकावा। हिडेकी युकावा इन्होंने मेसान की खोज किया था। मेसान की खोज किया था 1935 ईस्वी में। इसके बाद विकल्प सी है GT सीबोर्ग। GT सीबोर्ग ये जो पैरा यूरेनियम तत्वों के संश्लेषण में इन्होंने अपना योगदान दिया था। GT सीबोर्ग ने पैरा यूरेनियम तत्वों के संश्लेषण में अपना योगदान दिया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है आकलकांट जीवाश्म पार्क अवस्थित है। पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा विकल्प मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प असम, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, राजस्थान। जो आकलकांट जीवाश्म पार्क है वह राजस्थान में अवस्थित है। राजस्थान के जैसलमेर में एक मरु राष्ट्रीय उद्यान उसी का एक पार्ट है आकलकांट जीवाश्म पार्क। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। पहला विकल्प है साइट्स, दूसरा विकल्प है मॉन्ट्रियल समझौता, तीसरा विकल्प है स्टॉकहोम समझौता और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, साइट्स। विकल्प ए, साइट्स। ये जो है 1976 में यह समझौता हुआ था। मॉन्ट्रियल समझौता हम लोगों को मालूम है कि यह ओजोन परत के में जो क्षरण है उससे संबंधित है और यह 1987 में हुआ है। स्टॉकहोम समझौता जो है 1972 में हुआ है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक जारी करता है। पहला विकल्प है विश्व वन्यजीव कोष, दूसरा विकल्प है IUCN, तीसरा विकल्प है UNEP, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, IUCN। IUCN जो है यह रेड डाटा बुक जारी करता है जिसमें संकटग्रस्त प्राणियों के विषय में जानकारी एकत्र रहती है। जो हमारा विश्व वन्य जीव कोष है उसकी स्थापना हुई थी 1961 में और हमारा जो UNEP है इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है एक रेलवे स्टेशन पर एक डाउन ट्रेन प्रति 2 मिनट पर तथा एक अप ट्रेन प्रत्येक 3 मिनट पर गुजरती है। 30 मिनट में कितनी ट्रेनें गुजरेंगी? तो पहला विकल्प है 10, दूसरा विकल्प है 18, तीसरा विकल्प है 15 और चौथा विकल्प है 25। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, 25। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है 10% ब्याज पर 2000 रुपये निवेशित किए गए। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति 6 माह पर की गई। एक वर्ष के अंत में कुल धन कितना होगा? पहला विकल्प है 2200 रुपया, दूसरा विकल्प है 2250 रुपया, तीसरा विकल्प है 2210 रुपया और चौथा विकल्प है 2205 रुपया। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, 2205 रुपया। हमारा अगला प्रश्न है यदि पंप ए के द्वारा एक पानी का हौज 6 घंटे में और पंप बी के द्वारा 12 घंटे में भरा जाता है तो दोनों पंप ए तथा बी साथ साथ चलाए जाने पर हौज कितने घंटे में भरा जाएगा? पहला विकल्प है 2,
दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 5। तो सही आंसर है विकल्प सी 4। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है तो उसका आयतन क्या होगा? पहला विकल्प 512 घन मीटर, दूसरा विकल्प 480 घन मीटर, तीसरा विकल्प 216 घन मीटर और चौथा विकल्प 100 घन मीटर। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी 216 घन मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, श्रेणी 11, 121, 1331 में अगली संख्या क्या है? तो हमारा पहला विकल्प है 1441, दूसरा विकल्प है 14411, तीसरा विकल्प है 14441 और चौथा विकल्प है 14641। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी 14641। हमारा अगला प्रश्न है, यदि z बराबर 26, NET बराबर 39 तो NUT बराबर होगा। पहला विकल्प 50, दूसरा विकल्प 53, तीसरा विकल्प 55 और चौथा विकल्प 56। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी 55। हमारा अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा अवस्थित है। पहला विकल्प उत्तराखंड, दूसरा विकल्प सिक्किम, तीसरा विकल्प जम्मू कश्मीर, चौथा विकल्प अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। नाथुला दर्रा कहाँ पे अवस्थित है? सिक्किम में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? पहला विकल्प मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा विकल्प महात्मा गांधी, तीसरा विकल्प डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा विकल्प सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। विकल्प बी, महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने कुल 40 प्रश्नों को रखा था जो कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और मैं यह आशा करता हूं कि ये प्रश्न जो है आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है सफलता दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।